हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे। अपने नीट एग्जामिनेशंस की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में सपोर्ट करने के लिए मैं सीरीज चालू कर रखी है जो डिटेल चैप्टर को आपको समझाते जाएगी। मैं फिजिक्स को आसान लैंग्वेज में आपकी मदद करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 2 पर, जो है वेक्टर्स। वेक्टर्स को, पूरे चैप्टर को किन दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है वो मैं बताता हूं। उतने ही वीडियो आपको मिलेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स, फोर्थ चैप्टर शेड्यूल। और ये रहे इसके टॉपिक पार्ट 1, जिसमें हम लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। और इसका दूसरा पार्ट आएगा जो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये आएगा। तो आज हम लोग जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है पार्ट 1, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग दो पार्ट में आपका वेक्टर्स खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में वेक्टर आना आपको नीट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई सारे जहां भी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी वहां वेक्टर का नॉलेज इस्तेमाल होगा। मैकेनिक्स है या आगे भी जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो अगर वेक्टर आपका क्लियर नहीं है तो दिक्कत काफी बड़ी हो सकती है। तो इससे आप बचने के लिए अच्छे से वेक्टर समझ लीजिए। आइए चलते हैं। और ये देखिए, जो बच्चे चाहते हैं कि जो मैं आप पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई में काफी सहूलियत होगी। अच्छा, अरविंद एकेडमी का एक ऐप भी आता है, अरविंद एकेडमी ऐप, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर भी आपको नीट के काफी मटेरियल मिल सकते हैं जो आपकी पढ़ाई में काफी सपोर्टिव हो, तो आप देख सकते हैं और जो भी आपको सूट करे वो लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो ये रहा आज का शुरुआत, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसा आप जानते हैं, यहां बताने की कोशिश है कि भाई स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है, जहां पर आपको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते तो हैं ही, वैसे मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के। अब स्केलर के बाद रही बात दूसरी क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। यहां पर थोड़ी सी बात एक कदम और आगे हम बढ़ाएंगे। नॉर्मली आप क्या बोल देते हैं बेटा कि वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए केवल इतना काफी नहीं होता। तो आपको उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी मिलना चाहिए, डायरेक्शन भी मिलना चाहिए, और वो क्वांटिटी वेक्टर लॉ को फॉलो भी करनी चाहिए। तीन चीजें। वेक्टर लॉ क्या है जो हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन लॉ को ये फॉलो करे क्वांटिटी। जैसे मैं आपको समझा दूं, इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट होती है, जब आप करंट को ऐसे बनाते हैं, मैं यही बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक करंट 2 एम्पियर की इधर आ रही है और 3 एम्पियर की करंट इधर आ रही है, तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमने दोनों दिखाया। और ये किसी भी एंगल पे तार लगे हों, जो निकलने वाली करंट है वो 5 एम्पियर ही होगी। ये एंगल कुछ भी हो जाए, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 70 डिग्री, कुछ भी एंगल हो, लेकिन निकले की इधर से 5 ही एम्पियर। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आप दिखा रहे हैं कि भाई किधर जा रही है करंट और कितनी जा रही है। इस वजह से क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए? तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ फॉलो ना करने का मतलब, अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज होती तो ये एंगल बदलने पर इसका रिजल्टेंट बदल जाता। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, तो ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ, तीन चीजों को फॉलो करना आवश्यक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये तीसरी बात आप पकड़ पाए होंगे जो मैंने ऐड की। एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कुछ वेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। और यहां पर ये नोट लिख दिया जो मैंने बता दिया कि वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर लॉ फॉलो करना जरूरी है वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा, और यहां देखते हैं जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। तो कुछ जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं, यानी वेक्टर को हम नोटिफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, नोटिफाई करने का ये तरीका है कि उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और एक एरो बनाते हैं। सबसे बेहतर तरीका यही है, लेकिन कुछ बुक्स में
आप पाएंगे ये एरो नहीं बनाते हैं, इसको बोल्ड लिख देते हैं ऐसे। एनसीईआरटी में कई जगह आपको मिलेगा ऐसे बोल्ड करके। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी का नोटेशन होता है। लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप कॉपी में बोल्ड थोड़ी करेंगे, 3-4 बार लाइन खींचेंगे, या तो बेहतर होगा कि आप हमेशा वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल लेटर लिखें, उसके ऊपर एरो लगा दें, बात खत्म। तो ये नोटेशन है। और कहीं पर अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम ये वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस लिख देते हैं, और इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, ये इसका मीनिंग होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ ही रहे हैं, आगे और चर्चा करेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। चलिए एक कदम और बढ़ते हैं। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। लिखा बहुत कुछ है, लेकिन सिंपल हम ये समझ लेते हैं। एक स्लाइड में ऐड कर लेता हूं कि अगर आपको किसी वेक्टर को दिखाना है, मान लीजिए आपको दिखाना है कि 5 किलोमीटर दूर आपके घर से आपके दोस्त का घर है ना, तो ये रहता है उसका डायरेक्शन। और इसका अगर मैंने एक पार्ट लिया है 1 किलोमीटर, तो मैं इस तरीके से इसके 5 पार्ट ले लूंगा। लगभग समझ लीजिए 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए, सब इक्वल टाइप से। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ, जिसे टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं, पूंछ और इसे हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। यहां आपके दोस्त का मकान हो गया। ये दिखाने का तरीका है। यानी इसकी जो लेंथ है, इसकी ज्योमेट्रिकली जो लेंथ होती है, वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और अगर हम बात करें कि इसका जो डायरेक्शन है, अगर एक्स वाई एक्सेस बना दें ऐसे, तो ये जो थीटा है इसका डायरेक्शन, वो डायरेक्शन बता देगा कितने एंगल पर है। इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी शो की जाती है। जो भी है वेक्टर है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, जो भी है आप उसको इस तरीके से ज्योमेट्रिकली शो कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली शो करते हैं तो एंगल कितना होता है। यहां कुछ बच्चों को, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से समझिएगा जिससे कभी गलती ना हो, है ना, वरना ये छोटी छोटी बातें दिक्कत कर देती हैं। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जैसे कि मैंने यहां पर थीटा एंगल लिखा है, अगर मैं यहां पर, जैसे यहां पे बना भी हुआ है, एक देखिए वेक्टर ऐसे बना हुआ है जिसे हम वेक्टर ए बोल रहे हैं, और एक वेक्टर यहां पर बच्चों बी बना हुआ है, और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए और बी के बीच का कितना एंगल है, और अगर आप आंसर करते हैं कि इसका एंगल 120 है, तो ये आंसर गलत है। इसके बीच का, ए और बी के बीच का एंगल 120 नहीं है। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना होगा, उसका टेल एक जगह होना चाहिए। यानी इसी वेक्टर को अगर आप यहां से ऐसे खींच दें, तो ये टेल मिल गया, ये समझिए बी वेक्टर है, इसी मैग्नीट्यूड के बराबर इतना खींचा है, और पैरेलल तो है ये डायरेक्शन। तो ये जो एंगल होगा, ये टेल इसकी और इसकी मिल गई, इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो 120 की जगह ये एंगल है 60 डिग्री। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, नॉट द 120 डिग्री। एक बात और ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सतर्क कर दूं, केयरफुल कर दूं, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो यहां पर इनके बीच में दो एंगल बनते हैं। अगर मैं बोलूं ये 60 डिग्री है, तो आपको ये भी पता चलेगा ये 360 डिग्री है, यहां से भी नाप लो तो ए और बी के बीच में एक 60 डिग्री और ए और बी के बीच में एक 360 डिग्री। कौन सा एंगल लेना है? तो छोटा एंगल लेना है हमेशा, ठीक, छोटा एंगल लेना है विच इज 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कभी लेना हो तो दो बातों का ख्याल रखेंगे। उन दोनों की टेल एक जगह होनी चाहिए और छोटा एंगल होना चाहिए। जो भी दो एंगल बन रहे हैं उनके बीच में छोटा एंगल। बात क्लियर? तो इसी तरीके से यहां हम समझ गए 60 डिग्री, और ये जैसे बना हुआ है, दिस इज फर्स्ट क्लास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा गलती बच्चे इसमें करते हैं एंगल लेने में, तो ये गलती आप उम्मीद करते हैं नहीं करेंगे। अब एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए यहां पर, तो इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो आपका कोर्स है, आपकी जो पढ़ाई है, उसमें फ्री वेक्टर्स की पढ़ाई है।
है ना। इसके अलावा भी और भी फिक्स्ड वेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर एक वेक्टर मान लीजिए ए है, तो आप इसी वेक्टर को इसके पैरेलली कहीं भी ले जाएं, ये वेक्टर बदलता नहीं है, ये फ्री होता है, कहीं भी इसको ले जाके आप रोक सकते हैं, बस आपको रोटेट नहीं करना है। सपोज करिए ये एंगल जैसे उन्होंने बताया ये थीटा है, तो ये थीटा नहीं चेंज करना है, इसको उठा के अगर आप यहां बना देंगे ऐसे ही, जो ये थीटा बन रहा है, तो भी इसको आप वेक्टर ए बोलेंगे। तो इसको आप डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलली विदाउट रोटेशन। ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, और हम जो स्टडी करेंगे नीट के लिए, नीट फिजिक्स के लिए, वो सारे वेक्टर फ्री वेक्टर्स होंगे हमारे पास। चलिए एक जगह और आगे बढ़ते हैं। मतलब इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, जो कि 2 and पाई नहीं हो, जैसे ये मान लीजिए एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर को अगर 2 and पाई से घुमाएंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे। 2 and पाई का मतलब क्या होता है? n की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो आ जाएगा 2 पाई, 4 पाई, n बराबर 1, n बराबर 2, एंड इसी तरह 6 पाई। तो अगर इससे रोटेट करोगे तो ये घूम के वापस यही आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसको रोटेट कर दें, पहले ये मान लीजिए अल्फा एंगल था, अब हमने घुमा दिया इस ए वेक्टर को, जो अब थीटा एंगल बना रहा है, तो ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है। ये ए वेक्टर नहीं है, इसको मैं A1 वेक्टर कह देता हूं। वेक्टर बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल गई उसकी। तो वेक्टर को जब आप रोटेट कर देते हैं 2 पाई के मल्टीपल के अलावा, 2 पाई में तो पूरा सर्किल घूम के वहीं पहुंच जाएगा, तो वेक्टर बदल जाता है। ठीक, इस वेक्टर और इसी वेक्टर को अगर घुमाया है तो मैग्नीट्यूड सेम रहा, डायरेक्शन बदल चुका है। अब जल्दी से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर मोटे तौर पे होते तो बहुत तरह के हैं जो हमको जान लेना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर है पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड होता है, कि कहां लग रहे हैं ये हमें मालूम होता है। तो दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे कौन से वेक्टर हैं? जैसे फोर्स, जैसे आप ब्लॉक बनाते हैं और यहां पर फोर्स F लगा देते हैं, तो ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हमको मालूम है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मालूम है हमको, तो ये फोर्स हमारा कौन सा वेक्टर है? पोलर वेक्टर। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट और भी पोलर वेक्टर्स होंगे। कुछ वेक्टर होते हैं एक्सियल वेक्टर्स, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता, ये रोटेशन में काम आते हैं। रोटेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें ये काफी काम आते हैं। दीज आर दो वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल आप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो पढ़ते ही हैं, इसमें मैं आपको याद दिला देता हूं। जैसे मान लीजिए टॉर्क की बात करें, एग्जांपल है इसका टॉर्क, और भी एग्जांपल्स हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड टॉर्क। तो टॉर्क को आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, R क्रॉस F होती है। तो अगर कोई चीज आप यहां पर लेके ये R वेक्टर बनाया है और ये F फोर्स लगा रहे हैं, तो आप R की तरफ राइट हैंड लेते हैं, हथेली या पंजे को R की तरफ करते हैं और F की तरफ मुड़ते हैं। जिस तरफ अंगूठा जा रहा होता है, ये अंगूठा जाने का क्या है? ऐसे जाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ। तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बना रहा हूं जैसे आप समझ सकें। आप समझे ना, ये वरना किधर है? ये आपकी तरफ है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये किसका? ये टॉर्क का डायरेक्शन है, टॉर्क का डायरेक्शन। तो देखिए घूम तो ये ऐसे रहा है, घूमेगा रोटेशनल इफेक्ट में, लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन कितना है? उसकी एक्सेस की तरफ है, जिस एक्सेस के अलोंग ये पॉइंट या ये पूरी चीज घूम रही है। एक डिस्क भी हो सकती है या और भी कई चीजें हो सकती हैं। समझ में आया? तो ये एक्सियल वेक्टर है, अलोंग द एक्सेस निकल रहा है मामला इनका। तो इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, बाकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो फोर्स का है, टाउ का नहीं है, टॉर्क का। तो ये एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करने में काम आएंगे। कुछ और वेक्टर जल्दी से, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? जिनका डायरेक्शन भी एक हो और मैग्नीट्यूड भी एक हो। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसका सेम होगा उसे हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो A बराबर B जब भी आप लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है।
ये दोनों बातें यहां पर लागू होती हैं इक्वल वेक्टर्स के लिए। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल और डिफरेंट। दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। अब इसके आगे एक एंटी पैरेलल वेक्टर होता है जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, जिसमें दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इसका अगला होगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दीज आर दोज वेक्टर जिनमें आप देखेंगे डायरेक्शन अपोजिट होगा दोनों का, डायरेक्शन की बात करें तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। यहां मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आता कोलिनियर वेक्टर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कई बच्चे गलती करते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं? तो दीज आर दोज वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग सेम लाइन। सेम लाइन कह रहा है, नॉर्मली हम लोग जो 9th-10th में पढ़े रहते हैं बेटा, उसमें कोलिनियर का मतलब ये सीखते हैं कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में पढ़े तो कोलिनियर बोलोगे। इस केस में क्या होता है कि वेक्टर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अगर हम बात करें तो बोथ आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये पैरेलल वेक्टर्स भी हैं। या इसी के अपोजिट में तीसरा वेक्टर बना दूं, ये इसे कह रहे हैं ए, इसे कह रहे हैं बी, इसे कह रहे हैं सी, तो भी तीनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। अलोंग द लाइन या तो 0 डिग्री एंगल बनाए या उल्टा 180 डिग्री बनाए, मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं है। तो पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स को मिला दीजिए तो आपको कोलिनियर वेक्टर मिलेगा। और यहां पर ये जो वेक्टर फ्री वेक्टर्स होते हैं तो इसको आप खिसका के इसके सामने सोच सकते हैं, इसको खिसका के इसके सामने ला सकते हैं, क्योंकि विदाउट रोटेशन यू कैन डिस्प्लेस द वेक्टर्स। ऐसे ही वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे वेक्टर्स यहां पर कैसे वेक्टर्स कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। एक लाइन जो है उस लाइन के अलोंग 0 डिग्री एंगल उसी डायरेक्शन में हो या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे बन रहे होंगे तो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। जीरो वेक्टर की बात करते हैं तो जीरो वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता। और रही इसके डायरेक्शन की बात, तो इसका डायरेक्शन दो तरीके से समझा जाता है, या तो हर तरफ इसका डायरेक्शन है या इसका डायरेक्शन कहीं नहीं है। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आप पकड़ रहे हैं तो इसको यह बोल दिया जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड है 0 और डायरेक्शन किधर भी ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ही नहीं, कहीं मन चाहे वैसा डायरेक्शन आप ले सकते हैं। तो जीरो वेक्टर क्या हो गया आप समझ गए होंगे। तो जीरो वेक्टर के जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका उस समय वेलोसिटी कितना है, वो रुकी हुई है ना, तो वेलोसिटी का जीरो वेक्टर हो गया आपका। जीरो वेक्टर है, कोई वेलोसिटी उसकी नहीं है, रेस्ट पर है बॉडी। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो होती हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है और इंपॉर्टेंट भी है। ज्यादा गहराई में जाने से लाभ नहीं है, वरना कई मजेदार चीजें इसके अंदर रहती हैं। खैर, अगला कदम बढ़ाते और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक वेक्टर यूनिट वेक्टर की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी डायरेक्शन में जो गिवन डायरेक्शन है, जैसे वेक्टर ए लिया आपने, उसी की डायरेक्शन में जो यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। यानी अगर मैंने ए वेक्टर लिया आपको समझाने के लिए और ए वेक्टर इस दिशा में है, आप पकड़ पा रहे होंगे, तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर कहूं तो यूनिट वेक्टर शो करने का तरीका क्या है? ए के ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप का मतलब एक छोटा सा एरो ऐसे, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है इसी डायरेक्शन में है वेक्टर, लेकिन उसका यूनिट मतलब 1 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है। तो इस वेक्टर को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो ये यूनिट वेक्टर निकल आएगा। ये क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो यूनिट वेक्टर किस काम में आता है? नॉर्मली यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने के काम में आता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो डायरेक्शन जिधर देना हो वो पकड़ा दीजिए आप।
कुछ अंदाजा आपको लग रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में हर जगह घुसा हुआ मिलेगा। और आप ये जानते भी हैं कि जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप बोलते हैं। ये देखिए यहां पे लिखा आपको दिख रहा होगा, दिस इज आई कैप। जो ये इसका आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है या जे कैप का जो मैग्नीट्यूड है या जो के कैप का मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 1। तो 1 डिस्टेंस चले हैं, मैग्नीट्यूड है एक्स की डायरेक्शन में। वाई की डायरेक्शन में क्या होता है, जे वेक्टर, जे कैप। और के की डायरेक्शन में आप जेड की डायरेक्शन में के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं इसको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब जब तीनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों तो ये एक्सेस हो जाती है हमारी। तो किसी भी वेक्टर को, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए मैं यही समझाने की कोशिश करूं जैसे बढ़िया समझ में आए, ये ओरिजिन है और यहां पर ये कोई वेक्टर ए है, सपोज करिए इस वेक्टर को ए कहते हैं, ये ए पॉइंट है, ठीक। तो मान लीजिए इसका जो पॉइंट है वो आपका ए एक्स, ए वाई, ए जेड है। इसका मतलब क्या है, जैसे कहीं लिखा हो 2 3 4, इस पॉइंट के जिक्र कर रहे हैं। तो इस वेक्टर को कैसे लिख देते हो, बड़ी ही सरल तरीके से लिख देते हैं। मैं यहां पर अगर इसका पॉइंट है 2 3 4 तो मैं ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दूंगा 2 आई कैप, क्योंकि ये एक्स वाई जेड होता है। तो एक्स वाला हिस्सा 2 है तो आई कैप के साथ 2, 3 के साथ जे कैप और जेड के साथ 4 के कैप। ये जो ए वेक्टर है ये हमारा ओ ए वेक्टर है। ए वेक्टर समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम ए एक्स, ए वाई, ए जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स की डायरेक्शन में ए एक्स कंपोनेंट था, वाई की डायरेक्शन में जे कैप, वाई की डायरेक्शन में ए वाई और जेड की डायरेक्शन में ए जेड। ये देखिए इस तरह से इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बहुत ही सरल, ये पॉइंट दिए हुए हैं, आई जेड के साथ उतने से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब इसका जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी है, इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख भी देता हूं, थोड़ा सा आप भी पकड़ पाएंगे। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर फिर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड के स्क्वायर को कर देते हैं। जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो बच्चों तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जितना भी आ रहा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। ये रेक्टेंगुलर और ये वेक्टर को जो ये रिप्रेजेंट किए हैं ना, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर या कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके को याद रह जाए तो अच्छा है, ना याद रहे तो ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ दी वेक्टर, क्योंकि कंपोनेंट का मतलब ये आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में। ये बात काफी आप पकड़ पाए होंगे। बता रहे थे यूनिट वेक्टर में। एक काम और करता हूं, अगर मुझे यहां पर अगर मैंने ए लिखा है, ए ये वेक्टर लिख दिया बेटा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमको चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, कलर को थोड़ा बदलना चाहूंगा मैं, और इसी का अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए यानी ए कैप, तो हमारे लिए इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हमको डिवाइड कर देना चाहिए। अब यहां मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4, 9 और 16, 16 4 20, ये रूट 29 आप देख पाए होंगे, फर्स्ट क्लास। तो इसी वेक्टर को बेटा जी 2i कैप 3j 4j कैप को हम रूट 29 से अगर डिवाइड कर दें तो ये वेक्टर क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। भाई डायरेक्शन तो यही है, इसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड किया तो यूनिट बचा है। किसी का मैग्नीट्यूड अगर 13 हो और 13 से डिवाइड करते हैं आप तो एक ही तो बचेगा। किसी का मैग्नीट्यूड 25 हो, 25 से डिवाइड करते हैं तो एक ही तो बचेगा। यही कर रहे हैं, इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दे रहे हैं यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है हमारा यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर समझने के लिए अगर ये आप इन सब में कंफ्यूज रहे तो फिजिक्स भारी लगने लगेगी, बाकी है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं, बातों को
मैं समझाता भी रहूंगा और थोड़ा सा आगे बढ़ता भी रहूंगा। एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ए यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये मैंने बताया है कि नॉर्मली यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताने के लिए काम में लाया जाता है। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर, वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। जैसे ये बोर्ड है, इंटरैक्टिव बोर्ड, इसमें मैंने ये 3 वेक्टर बना दिए ए बी सी। ये तीनों वेक्टर क्योंकि इस बोर्ड पर हैं तो कोप्लेनर है। और कोप्लेनर ना हो तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये दोनों 2 वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। अगर 2 वेक्टर हैं और तीसरा मैं ऐसे बना दूं तो ये कोप्लेनर नहीं है। इतनी सी बात। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? अगर एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो इसी को हम पलट दें, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। यहां पे देखिए ए के ऊपर एरो नहीं है, बोल्ड करके लिखा है, तो वेक्टर का नोटेशन ही है ये। तो ये ए वेक्टर अगर इधर है तो माइनस ए वेक्टर इधर हो जाएगा। उसको रिवर्स कर देना है विथआउट रोटेशन। मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट द डायरेक्शन विल बी इन द अपोजिट पहले वाले वेक्टर के। अब एक छोटा सा सवाल है जो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, एग्जांपल देके मैंने एक सॉल्व करा ही दिया था। तो यहां लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो आपको भी सिखाया था ना, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि मैंने आपको याद दिलाया था कि कोई वेक्टर अगर ए है और उसे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप आप लिख रहे हैं, इससे कंपेयर कर दीजिए यहां पर। तो यहां जो वेक्टर लिखा हुआ है वो लिखा है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस, आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज प्रैक्टिस के बाद ये सब मिनटों में सेकंड्स में करेंगे आप। जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप करेंगे। तो यहां पर देखिए ए एक्स कितना आ गया बेटा 4, ए वाई कितना आ गया -3, ए जेड कितना आ गया 1। कंपेयर कर दिया इन दोनों को, है ना। अब आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है। ये फॉर्मूला टाइप हमने पढ़ा जो कि बहुत ही ज्यादा सरल मामला रहता है। तो ये अभी पीछे देखा था। अब इसी में इसकी वैल्यूज रख दीजिए। ये 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16, 9 और 1, तो हो गया 16 और 9 26 आ गया, 25 1 तो 26 आ गया। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या रहा? इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये वेक्टर था 4 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप और मैग्नीट्यूड निकाले हो √26। तो दिस इज द आंसर। इस तरह से हो जाता है ये, और ये इतना लिखना नहीं पड़ता है। आज ये तो इसलिए कि मैं आपको समझा रहा हूं, तो कोई बच्चा फट से समझ जाएगा, कोई थोड़ा सा समय ले लेगा, इसलिए कि सारे बच्चे मेरे साथ आ जाएं। दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज खट से क्या करिए, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करके इससे डिवाइड मार दीजिए। इतना हमारी प्रैक्टिस और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये बात आप पकड़ लिए होंगे कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं। ये देखिए आपके यहां आया हुआ सवाल है, यहां लिखा है इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ सी। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो वेक्टर है इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं 0.5 आई कैप -0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। ये गिवन है क्वेश्चन में, कहां लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है इसका मैग्नीट्यूड 1। ये मॉडुलस में लिख दिया है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था? अंडर रूट लिखते थे, आई कैप के साथ वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर -0.8 का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर बराबर 1। ठीक, यही तरीका था। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट है ना, दिक्कत करेगा, तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो ये वैल्यू हो गई 0.5 का स्क्वायर और -0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 1 स्क्वायर करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब यहां पर 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, 0.64 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। तो सी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो √0.11 आंसर आ जाएगा। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कितने कितने आसानी से हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई, थोड़ा सा समझे और कर दिया हमने। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। टेलीग्राम चैनल, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे तो मैं इसका पीडीएफ दे ही दूंगा। हट भी जाता हूँ, थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए अगले एक सवाल को और निपटाते हैं हम लोग। बहुत आसान होते हैं ये सवाल, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू 25i कैप प्लस 7j कैप, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। तो क्या कह रहा है कि दिशा तो हो a के पैरेलल, लेकिन मैग्नीट्यूड हो b के बराबर। तो हम देख लेते हैं b का मैग्नीट्यूड क्या है पहले। तो b का मैग्नीट्यूड है, यहां पे देखिए ये b लिखा हुआ है, और b का मैग्नीट्यूड है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25। तो b का मैग्नीट्यूड 25। डायरेक्शन के लिए a कैप निकालते हैं, तो पैरेलल टू a कह रहे हैं, तो इस भाई a वेक्टर अगर ऐसे है तो a कैप जो वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में 1 यूनिट का होगा, और ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो a कैप हम इस्तेमाल करेंगे, तो a वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देना चाहेंगे। तो इसका जो लिखा था 4i कैप प्लस 3j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो a कैप कितना आ गया बेटा, ये 16 और 9 यानी 25, 25 का रूट 5, तो ये वैल्यू हो गई 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर, लेकिन कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना है, 1 है ना। अब इसको मैग्नीट्यूड हमको करना है 25, तो हम क्या करेंगे, इसी को यानी हमें रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इसी मैग्नीट्यूड से हम a कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई a कैप दे रहा है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, क्योंकि a कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 25, और 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5। 5 से आप काट दीजिए तो 5 आ जाएगा यहां, 4i कैप प्लस 3j कैप, और लिख दीजिए तो आ जाएगा 20i कैप प्लस 15j कैप, और ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास आ गया। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को सीखेंगे तो वेक्टर बहुत आसान लगेगा आपको। तो ध्यान से समझ लीजिए, फिर जैसे कि मैं पूरी चीज बता रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत आपको ना आए। मेरे ख्याल से ये सवाल न्यूमेरिकल जो भी बोले आपने बना लिया होगा। एक कदम और आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे मास, मास स्केलर क्वांटिटी है ना, गिनती मत समझिएगा, रियल नंबर बात नहीं कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में। तो फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी मतलब मास। तो जब आप मास से मल्टीप्लाई करें या इसी तरीके की किसी और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो सिंपली जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है पहले उतने गुना हो जाता है। मतलब अगर ए वेक्टर कोई है और 10 किलोग्राम से आप मल्टीप्लाई कर दें या m से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ma। तो अगर a हमारा ऐसे वेक्टर है और m की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं, 10 किलोग्राम, तो ये वेक्टर की जगह नया वेक्टर इसी डायरेक्शन में इससे 10 गुना बड़ा हो जाएगा। और अगर ये क्वांटिटी, स्केलर जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। और अगर ये फ्रैक्शन में है 1 अपॉन, तो वेक्टर छोटा वेक्टर हो जाएगा। बात तो समझ पा रहे हैं ना। मास हमने ले लीजिए ½ किलो, तो ½ किलो का मतलब इसका आधा, तो ये थोड़ा सा वेक्टर इसका आधा आ गया, दिस इज हाफ a कैप। और हम माइनस की बात कर लें, अगर मान लीजिए माइनस हाफ कैप हो, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में माइनस हाफ a वेक्टर जो इसका आधा होगा, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये बात समझिएगा, a हाफ और 10a, यही इसका मतलब है कि जब भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर उतने गुना हो जाएगा। नेगेटिव है तो डायरेक्शन पलट जाएगा। और यहां पर यही बात लिख के दिखाई गई कि m प्लस n कोई स्केलर क्वांटिटी है जो इस वेक्टर से मल्टीप्लाई, ये वेक्टर है, यहां पे रिप्रेजेंट ऐसे किया गया, वो समझते रहिएगा। तो आप
एम एन एम ए प्लस एन ए कर सकते हैं, या एम एन ए है तो मल्टीप्लाई आपस में ये भी इस तरीके से हो जाएगा। बड़ी बेसिक सी बात है, कोई टेंशन आपको नहीं मिलने वाली। अब अगला मुद्दा शुरू होता है कि दो वेक्टरों को जोड़ें कैसे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे गिनतियां जोड़ी जाती हैं वैसे वेक्टर नहीं जोड़े जाते। जैसे कहीं पर लिखा हो एक का मास m1 है 2 किलोग्राम और m2 हमारा है 3 किलोग्राम, सपोज करें, और दोनों टोटल मास कितना आ गया, तो हम कुछ नहीं सोचते हैं, 2 + 3 लिख के 5 किलोग्राम कर देते हैं। लेकिन यहीं पे अगर फोर्स हो, सपोज करिए एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 इधर जो कि है 2 न्यूटन का, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है F2 जो कि है 3 न्यूटन का। इसका रिजल्टेंट निकालें अगर हम, तो सिंपली F1 + F2 2 + 3 बराबर 5 न्यूटन नहीं कर सकते, गलत है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की अहमियत है। तो इसका वेक्टर सम करते हैं, यानी इसको जब भी जोड़ेंगे लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टर सम। ऐसे लिखते हैं बेटा, समझना मेरी बात, इस तरीके से लिखते हैं। और ये वेक्टर सम निकालते कैसे हैं ये हम सीखने वाले हैं। ज्योमेट्रिकली भी सीखेंगे, एनालिटिकल मेथड भी सीखेंगे। एनालिटिकल मतलब बिना डायग्राम बनाए हुए फॉर्मूले के बेसिस पे कर लेना, ठीक। तो इस तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों फोर्सेस या वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होता है, सिंपली नहीं जोड़ सकते आप। तो इसी में एक बहुत ही जबरदस्त लॉ होता है जिसे बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। यहां अगले में लिखा हुआ दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब उसका रिजल्टेंट निकालना। तो ये देखिए अगला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत ही सरल लॉ है, कोई ज्यादा दिमाग लगता नहीं है। कोई दो वेक्टर है, सपोज करिए मैं यही बना देता हूं, सपोज करिए वेक्टर ए है, ठीक, और यहां पर पड़ा हुआ है एक वेक्टर बी ऐसे। अब हमें यह चाहिए कि इन दो वेक्टर को जोड़ना है वेक्टोरली दिशा के साथ। तो हम अगर क्या निकालना चाहते हैं, वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट अगर हमको चाहिए, तो हम पहले वेक्टर ए खींच लेंगे ऐसे, इसी के डायरेक्शन में, इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर। कोई पॉइंट हम यहां पर ओ ले लेते हैं, ओ जहां टेल है। उसके बाद जहां पर हेड खत्म होता है ए का, वहां से बी वेक्टर को बनाएंगे बिना रोटेट किए। डिस्प्लेस तो कर सकते हैं, फ्री वेक्टर है, रोटेट नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने ऐसे बी वेक्टर बना दिया इसी के बराबर और पैरेलल, दिस इज बी। अब इसके बाद ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब जो ओ से वेक्टर आप खींचते हैं बी के हेड तक, जिसे हम यहां पर सी वेक्टर कह रहे हैं, वही हमारा ए प्लस बी वेक्टर होता है। इतनी सी बात है, इसमें कोई भी दिमाग लड़ाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक वेक्टर खींचिए, जहां उसका हेड खत्म हो वहां से दूसरा वेक्टर चालू कर दीजिए, और जहां दो ही वेक्टर जोड़ रहे हैं इससे, वहां रुक जाइए। फिर जहां से शुरू हुए थे ओ से एक वेक्टर खींच दीजिए। सी वेक्टर सी क्या है, ए प्लस बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ कंप्लीट, बहुत ही बेसिक है, इसी को बोलते हैं वेक्टर लॉ। इसी के बेसिस पर एक दो लॉ और आएंगे, जैसे पैरेललोग्राम लॉ और उसके बाद पॉलीगन लॉ। तो वो भी इसी के एक तरह से मोटे तौर पे आप कह सकते हैं एक्सटेंशन ही है, कहीं ना कहीं ये फिट होता है उसमें जाके। तो ये बात आप, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड बनाना पड़ा हमको एरो, तब हमारा मामला निकला, ठीक। तो ये बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, तो कोई इसमें दिमाग लड़ाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एक सवाल आपके यहाँ आया था 2010 में, तो वहां पर ये पूछा है 6 वेक्टर्स, ये वेक्टर ए through F have the magnitudes and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? अब यहां पर देखिए कई सारे वेक्टर, करीबन 6 वेक्टर्स हैं जो बनाए गए हैं, और यहां पर उसका सही सम लिखा हुआ है। तो इस एक चीज और आप समझ लीजिए जो जल्दी करने में मदद करेगी। देखिए सबका रिजल्ट यहां पर F वेक्टर आ रहा है, तो ये जो F वेक्टर है वो इस दिशा में है, F वेक्टर, ये देखिए। अब मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर दो वेक्टर कोई यहां पर ऐसे लग रहे हैं, मान लीजिए ए वेक्टर इधर लग रहा है और बी वेक्टर इधर लग रहा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीच से ही कहीं जाएगा। अगर यहीं से बनाना हो हमको, ये पैरेललोग्राम लॉ में आपको दिखेगा,
ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट इसी के बीच में, बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, मिड पॉइंट नहीं कह रहे हैं, मिड पॉइंट तो तब होगा जब वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर हो जाए, ये इन्हीं के बीच से कहीं जाएगा, और बाकी ट्रायंगल लॉ तो फॉलो करेगा ही। तो यहां ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सोचने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए इस मेथड को लगा दे। अगर हमारा एफ वेक्टर है तो जो ए बी सी डी लिखा इसमें ए और बी वेक्टर कैसे होने चाहिए, इधर कहीं ऐसे बनने चाहिए दो वेक्टर, तभी इसका रिजल्टेंट एफ इन दोनों के बीच से जाएगा। ये ए वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में है तो ये वेक्टर तो इधर भाग रहा है, ये हो नहीं सकता। बी वेक्टर नीचे की तरफ है, हो नहीं सकता, नीचे वेक्टर चाहिए नहीं। सी वेक्टर हो नहीं सकता, ये भी उधर भाग रहा है। डी वेक्टर ये हो सकता है, ई वेक्टर ये हो सकता है। तो आंसर क्या रहा, डी प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ट्रायंगल लॉ बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ट्रायंगल लॉ से थोड़ा आपको समय लगेगा, 2 मिनट 1.5 मिनट लग जाएंगे। और ये भी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया दिमाग में रखे कि दो वेक्टर कहीं लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट उसके बीच से जाएगा। बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, मिड पॉइंट नहीं, कहीं भी उसके बिटवीन टू वेक्टर्स जाएगा। बात समझ में आई होगी, तो इससे आप झट से कर पाएंगे। ये लॉजिक लगा दिया, अगला चलते हैं, दिमाग से लिखिए, हमेशा स्मार्ट रहिए तो काम हो जाएगा, दिमाग चलाते रहिए, बड़ा आसान होता है, कहीं आप परेशान इसमें नहीं होंगे। बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी है, और फॉर्मूला निकाल के इसका हम एनालिटिकल मेथड भी बना लेते हैं, यानी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या बोलता है कि अगर किसी भी पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई हो रही हैं, ए और बी, और इन क्वांटिटीज को, इन वेक्टर्स को हम किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से शो कर पाए। पैरेललोग्राम समझते हैं ना, उनकी एक साइड इधर एडजेसेंट और लगी हुई साइड शो कर पाए, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ए बी का, ये पैरेललोग्राम बना लीजिए ऐसे, वो इन दोनों का जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, उसी डायरेक्शन में होता है। तो R इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो डायगोनल होगा ये उसी पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पर दोनों वेक्टर्स एडजेसेंट थे। बड़ी सिंपल बात, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जा सके तो इसका रिजल्टेंट उसी पॉइंट से के डायगोनल से जो पैरेललोग्राम जाता है उसी वो रिप्रेजेंट कर देता है उसका रिजल्टेंट। अब इसी बात को इतना आप समझ गए होंगे, अब इसके डायग्राम को और फॉर्मूला भी दिखा देते हैं आपको। यहां पर देखिए, ये इन्होंने जो बताने की कोशिश की है, ए वेक्टर ये लगा बी वेक्टर, और इसका रिजल्ट, ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, देखिए दिख रहा है आपको ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब इसका ए और बी का जो रिजल्टेंट है, ए बी वेक्टर क्वांटिटीज है, इनका जो रिजल्टेंट है दिस वन, ये जो आपका ओ क्यू है, आर से लिख रहे हैं तो आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट ए प्लस बी। अब क्योंकि जो रिजल्टेंट तो हमको चलिए पता चलेगा, फॉर्मूला भी बना दिया जो आपको पढ़े भी हो आप होंगे, फिर भी याद दिला देते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल आपका अगर थीटा है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ गए ना, ये फॉर्मूला याद रखें तो आर इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। अब जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी दिशा पता करनी जरूरी है, तो दिशा के लिए भी फॉर्मूला इसमें अपने पास है, उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे आपको गड़बड़ ना हो। अगर मैं अल्फा ले रहा हूं एंगल, अल्फा एंगल कहां से है, ए वेक्टर से, तो आप 10 अल्फा लिख देते हैं, और जिससे आपने एंगल लिया है वो बेचारा अकेला यहां छोड़ दीजिए, बाकी जो बी है उसको बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लिख दीजिए। याद करने का तरीका टेन थीटा जैसे होता है, साइन कॉस होता है, तो जिस वेक्टर से आप एंगल ले रहे हैं उसको अकेला छोड़ दीजिए, बाकी बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा लिख दीजिए। अगर मान लीजिए बीटा ले रहे हैं बी से, तो 10 बीटा लेंगे तो बी से लिए ना, तो हम बी को अकेला छोड़ देंगे
और इसको ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा लिख देंगे। तो ये हमें यहां क्या दे देगा, दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, कि ए से अल्फा डिग्री पर रिजल्टेंट है या बीटा से बी से बीटा डिग्री पर रिजल्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और कौन सी डायरेक्शन में आपका वेक्टर है वो भी आ गया। तो दोनों बातें समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है वेक्टर की, आर मैक्स वो हो जाएगा हमेशा ए प्लस बी। हमेशा जो इसकी वैल्यू होगी, आप देखें, आप एनालिटिकल मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए स्क्वायर, और ज्योमेट्रिकली भी सोच सकते हैं। मैं एनालिटिकल से अभी दिखा देता हूं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब कॉस थीटा 1 हो जाए, है ना, तभी तो होगी। बाकी सब तो ये मैग्नीट्यूड फिक्स हैं। तो कॉस थीटा 1 करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ए प्लस बी आ गई। मिनिमम के लिए माइनस होना चाहिए, ये आर मैक्स है। आर मिनिमम की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉस थीटा यहां पर लिया था मैक्सिमम के लिए 1, यहां कॉस थीटा हो जाएगा -1। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी। और ज्योमेट्रिकली भी आप देख सकते हैं कि दोनों एक सीध में रहेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे मिनिमम, बाकी किसी एंगल पे रहेंगे तो मैक्स मिनिमम के बीच की वैल्यू मिलेगी। तो ये मैक्सिमम मिनिमम है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स कैन नेवर बी जीरो। भाई दो वेक्टर हैं और उनका अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो उसका रिजल्टेंट कभी भी शून्य नहीं होगा। अब ये वही स्लाइड है जो मैंने आपको बताई थी फाइनल फॉर्मूला याद करने के लिए, कि हमारे पास अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कहीं पर किसी पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा। तो रिजल्टेंट का मतलब आर, जिसे आप ये मैग्नीट्यूड है, केवल आर वेक्टर लिखना चाहिए। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, इसको जो ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, और आर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस बी का मॉडुलस, यही बात यहां लिखी है। फॉर्मूला लगाएंगे √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये डायरेक्शन वाली बात थी, ए से ले रहे हैं, यहां पकड़ लीजिएगा, ए खाली है तो ए से अल्फा, ऐसे मैंने याद कर रखा है, ये अल्फा। बी खाली है तो बी से बीटा, दिस इज बीटा। बात समझ में आपके आ गई होगी। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, एक न्यूमेरिकल को लेते हैं बेटा, जिससे कि हमें मजबूती मिले कॉन्सेप्ट को समझने में। टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5। दो हमारे पास फोर्सेस हैं, मान लीजिए ए और बी हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो है 3/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। इनका जो रिजल्टेंट है वो 28 न्यूटन है। आर दे रखा है, मैग्नीट्यूड 28 न्यूटन। If the angle of their inclination is 60 डिग्री, बीच का एंगल है 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ईच फोर्स। ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना। तो ये अगर इस रेशियो में है तो ए वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x, और बी वेक्टर को लिख सकते हैं इसी तरह 5x। जब इनके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करोगे तो 3/5 मिल जाएगा, जैसे क्वांटिटी हम लोग लेते रहे हैं। ठीक, तो ए वेक्टर को 3x, बी को 5x ले लीजिए। तो आर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो ये आर है 28 न्यूटन, रिजल्टेंट दिया है क्वेश्चन में। ए कितना है, 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x, और बीच का एंगल दिया है cos 60 डिग्री। बात यहां तक बनी। एक कदम और आगे लेके चलते हैं, 28, ये हो गया 9x², ये हो गया 25x², और ये हो गया आपका 5 3 15 और 2, तो ये 2 लिख देते हैं और इसको लिखते हैं 15x², और cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो और रूट तो लगा ही लगा है, तो 2 से ये 2 कट गया, 28 बराबर 25
और 15 40 और 49, तो अंडर रूट 49 एक्स स्क्वायर। इससे वैल्यू क्या आई 28 इज इक्वल टू 7x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अलग अलग जो फोर्सेस थे यानी ए वेक्टर को हमने लिखा था 3x यानी 3 इंटू 4 12 न्यूटन मैग्नीट्यूड की बात करें तो। और इधर बात करें अगर हम तो ये वैल्यू हो गई कितनी 4x थी जहां तक, तो 4x नहीं थी 5x थी। 5x यानी 5 इंटू 4 यानी 20 न्यूटन, ये आंसर आ गया। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो आपने देख ही लिया होगा, इसे वेक्टर ए नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे। जब भी एलएचएस वेक्टर होती है आरएचएस भी वेक्टर होनी चाहिए। तो इधर मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, तो यहां भी हमारा ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना। कहीं भी अगर ए वेक्टर लिखते हैं तो यहां पर हमारा वेक्टर क्वांटिटी आरएचएस वेक्टर है, तो एलएचएस भी तो वेक्टर होगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। ये ध्यान रखिए, छोटी सी बात है। तो यहां मैग्नीट्यूड लिख दिया, आप कोई समस्या नहीं है, इसको आप नोट कर सकते हैं और फिर अगली बातचीत या क्वेश्चन होगा तो उसे हम करेंगे। ये सारा आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, ये आप यहां पर नोट कर सकते हैं, कोई भी असुविधा नहीं होगी। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज, यानी किन्हीं दो वेक्टर अगर ले लेते हैं ए एंड बी, दो वेक्टर ले लिए, इनके मैग्नीट्यूड्स का सम, ये ए प्लस बी वेक्टर की बात कर लें, है ना, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। और इसी तरीके से ए माइनस बी की बात करें, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। और ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखा हुआ इक्वल, तो उस समय इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि जब a प्लस बी का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट मतलब, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। और यहां पर दो वेक्टर का डिफरेंस है, तो ये सम का फॉर्मूला था, और यहां डिफरेंस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये इसकी कहानी, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हमने देखा था ना कि जब डिफरेंस होता है तो हमारा कॉस थीटा क्या होगा, ए बी में तो हम जोड़ रहे हैं वेक्टर, और वेक्टर का डिफरेंस अगर ले रहे हैं तो ए माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं, ए माइनस बी वेक्टर। तो ए माइनस बी वेक्टर में यहां पर हमारा थीटा ये माइनस में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर प्लस लिया है तो प्लस में जोड़ दिया, दो का सम, और उन्हीं वेक्टर का डिफरेंस ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लिखेंगे। बात पकड़ में आनी चाहिए। अब ये वैल्यू लिखते हैं यहां पर, अभी दोनों मैग्नीट्यूड्स बराबर थे, तो ये वैल्यू हो गई, स्क्वायर हटा दीजिए दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये ए स्क्वायर यहां से कटा, बी स्क्वायर यहां से कटा, और बेटा यहां पर देखेंगे तो ये आज इसको इधर ले लो, काट भी सकते हैं सीधे, लेकिन मैं ले लेता हूं, तो आ गया 4ab कॉस थीटा बराबर 0। अब 4ab तो 0 है नहीं, क्योंकि जो वेक्टर ए बी हमने लिया उसमें से किसी का मैग्नीट्यूड शून्य नहीं है, तो 4ab 0 नहीं। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू
90 डिग्री होनी चाहिए। ये आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ध्यान रखिएगा, जब भी दो वेक्टर को सम करके उसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जब डिफरेंस ले रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्योंकि आप कैसे, अच्छा इसको कैसे समझा जाता है ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, 1 मिनट। मान लीजिए एक वेक्टर ए था यहां और एक वेक्टर बी था यहां, इसके बीच का एंगल आपने थीटा पकड़ा था, ये थीटा इस्तेमाल कर दिया ए प्लस बी में। अब जब ए माइनस बी करोगे तो माइनस बी तो इधर आएगा ना, इसी के अपोजिट। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस थीटा। इसीलिए जब कॉस 180 माइनस थीटा रखते हो तो ये प्रोड्यूस करता है माइनस कॉस थीटा, इसीलिए ये माइनस लिया गया यहां। आप बात को पकड़िएगा, वरना याद कर लीजिए, वरना ये समझेंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो जो थीटा ले रहे थे ये ए बी के ए और माइनस बी के बीच में, वो हो गया 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता माइनस कॉस थीटा, इसलिए माइनस कॉस थीटा यहां आया है। इस बात को भी अगर आप पकड़ लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, है ना, कि आखिर यहां पे माइनस ले कैसे लिया। वैसे याद करने में आप तेज रहते हैं तो कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन समझे रहेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। तो यहां पर पूछे ए बी के बीच का एंगल थीटा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल तो 180 माइनस थीटा। बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब अगली कहानी क्या होती है, पॉलीगन रूल है जहां तक ये, कि अगर दो वेक्टर से ज्यादा कार्यक्रम हो तो क्या करेंगे। दो वेक्टर तक जोड़ने का प्रोसेस तो हमारे ट्रायंगल लॉ से हो जाता है, ए जोड़ा बी जोड़ा, बात खत्म। लेकिन दो की जगह 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 40 वेक्टर हो तो क्या करेंगे, जो हमें समझना है। तो हम कुछ नहीं करते, वही मेथड फॉलो करते हैं, वो ट्रायंगल की जगह पॉलीगन बन जाता है। उसमें कौन सी बात। जैसे 3 वेक्टर जोड़ने हो, हमारे पास 3 वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ऐसे मैं कलर बदलता हूं, एक सपोज करिए एक वेक्टर हमारे पास ए ऐसे है, बी वेक्टर हमारे पास यहां कहीं ऐसे बना दिया है, और सी वेक्टर हमने कोई ऐसे बना दिया है, और हमसे पूछा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी बता दो। तो ट्रायंगल लॉ तो लगा नहीं पाएंगे, दो ही साइड होती है इसमें, तीसरी साइड तो रिजल्टेंट होती है। तो यहां पर हम शुरू कैसे करेंगे, पहले ए को बना लो, तो ओ से स्टार्ट किया, ए तक गए, ए का जहां हेड खत्म हुआ वहां से बी शुरू किया, बी का टेल इसको ऐसे खिसका लिया, तो ये देखिए ये ऐसे बी बन गया, बिना रोटेट किए डिस्प्लेस किया। फिर ये सी है, इसको बिना रोटेट किए डिस्प्लेस किया, तो दिस इज सी। अब उसके बाद जब तीनों वेक्टर हमने बना दिए, जहां हेड खत्म हुआ टेल दूसरे का शुरू हो गया, उसके बाद ये जो वेक्टर है ओ सी कह लीजिए, दिस इज द रिजल्टेंट। मतलब आर वेक्टर जो है वो ए प्लस बी प्लस सी की कहानी कहेगा। इसी को पॉलीगन बोल देते हैं, पॉलीगन बन गया बस। तो कभी भी अगर दो से ज्यादा वेक्टर को ज्योमेट्रिकली जोड़ना पड़ जाए तो पॉलीगन बना लीजिए, और उसका जो लास्ट वाला सिरा है आर, जहां खत्म होगा, वो रिजल्टेंट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मजेदार बात, कि अगर कोई पॉलीगन आप बना रहे हैं और उस पॉलीगन को बनाते बनाते ऐसे कुछ बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हैं, सपोज करिए यहां से स्टार्ट हुए तो घूम के यहीं आ गए, तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है, 0। तो पॉलीगन में जहां से स्टार्ट किए वहीं घूम के आ जाएंगे, तो रिजल्टेंट विल बी 0, क्योंकि आप फिर वेक्टर यहीं पहुंच गए। तो 0 से 0 वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर। 0 to 0 कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर। तो इसलिए इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू नल वेक्टर। बात पकड़ में आ गई होगी। बाकी वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आर निकाल लेंगे, कोई उसमें परेशानी नहीं है। अगली कुछ बातें देख लेते हैं फटाफट। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज लोकेटेड इन देयर कॉमन प्लेन। कॉमन प्लेन के अंदर वेक्टर मिलेगा जो भी ABCD बना रहे हैं आप। और वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, चाहे हम A प्लस बी को जोड़ें चाहे B प्लस A को जोड़ें, कोई भी फर्क इसमें नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव भी होता है, A
बी सी को जोड़ रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से जोड़ा जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इफ वेक्टर्स ऑफ और ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स का अगर मामला है तो हमें कम से कम 3 वेक्टर चाहिए कोप्लेनर वेक्टर, जिससे कि रिजल्टेंट जीरो कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, ये तो वेक्टर एडिशन था। अब सब्सट्रैक्शन की बात करें तो बड़ा सरल होता है कि अगर जैसे हम a प्लस बी कर रहे थे ना, तो ये हम कह देते थे कि भाई ये c हमारा a प्लस बी है। तो आप इतना तिकड़म कर दीजिए कि इस b की जगह आप अगर इसी का उल्टा बना दें, ऐसे इसी मैग्नीट्यूड के बराबर विपरीत दिशा में, तो दिस इज माइनस बी। और अगर आप ये लाइन खींच देंगे ओ से लेकर इसको डी वेक्टर कह देते हैं, तो ये हमारा जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस की तरह ही किया माइनस बी, यानी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये रिजल्ट आ गया। बी को उल्टा खींच दीजिए और जोड़ मारिए। मतलब किसी को घटाने का तरीका क्या है, 5 में 2 घटाना है तो 5 में -2 जोड़ दो। मैथमेटिक्स ऐसे ही मजा आ जाता है फिर इसमें। 5 में 2 घटाना है, 5 - 2 करना है, तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, 5 तो एक तरीके से हमारा ये जो घटाना भी है वो जोड़ना ही है, बस -2 को जोड़ रहे हैं, बात खत्म हो गई। बड़ी आसानी से काम हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग खुला रखने की जरूरत है, बहुत आसान है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिए, सपोज एंगल, कौन सा कलर मेरे हाथ में है, ठीक है, सपोज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, देन एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ये मैंने देखिए समझा दिया था आपको वहां पर। ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है, आपको वहां दिखाया था, ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये जो पीछे खींचेंगे दिस इज माइनस बी, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, यही ये कह रहे हैं। तो कोई इसमें ना समझ में आने वाली बात नहीं दिखती। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। यहां पहुंच गए, लिखा है ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2a माइनस बी, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इफ a एंड b इतना दे रखा है, तो पहले तो हमें ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 2a माइनस 3b वेक्टर, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा i प्लस जे माइनस 2k, फिर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा 2i माइनस जे प्लस k को। अब देखिए यहां पर आपके लिए कर देता हूं, चलिए 2i प्लस 2j माइनस 4k, वरना डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है, -6i प्लस 3j माइनस 3k, ठीक है। अब इसको i में i जोड़ते हैं, j में j, k में k, तो 2i में -6i जोड़ा तो -4i मिला, 2j में 3j जोड़ा तो 5j मिला, -4k में -3k जोड़ा तो -7k मिला। ये वेक्टर आ गया दिस वन। इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का मतलब 2a माइनस 3b वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखा था, ये हो गया आपका ax स्क्वायर, यानी i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आ गया 16, 25 और 49 यानी 49। इसको आप सॉल्व करेंगे तो √90 इज द आंसर। ये देखिए, तो बड़े आसानी से इसको आप कर सकते हैं, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं आएगी। थोड़ा दिमाग खुला रखना होता है बस। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अगले कदम पे आते हैं। यहां लिखा था इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर्स फॉर ए पार्टिकल आर, ये इनिशियल और ये फाइनल लिखा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, बहुत ही ज्यादा सरल। अगर ये एक्सेस बना दूं, एक्स वाई जेड एक्सेस, कोई इनिशियल यहां पर वेक्टर है, ये मान लीजिए कोई इनिशियल वेक्टर था जिसे मैं r1 कह रहा हूं, r1 का मतलब इनिशियल से है, और उसके बाद पार्टिकल कहीं हमारा r2 वेक्टर पे पहुंच गया है जो कि फाइनल पोजीशन है।
ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस R1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है -3m_i, फिर 2m_j और 8m_k इनिशियल। और फाइनल की बात करें तो R2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, वो इधर से चालू है 9m_i प्लस 2m_j और -8m_k। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको ये चाहिए, आपको देखिए मैं समझा रहा हूं वरना डायरेक्ट किया जा सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल टू फाइनल। इसे अगर मैं लिख दूं यहां पर डेल्टा आर वेक्टर, और ये देखिए ये R1 वेक्टर था और ये R2 वेक्टर था, तो ये ट्रायंगल लॉ अगर लगा दे तो मैं लिख सकता हूं R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ये यहां गए और उसको इससे मिला दिया ट्रायंगल लॉ के बेसिस पर, ट्रायंगल लॉ। तो हमारा डेल्टा आर क्या आया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो डेल्टा आर या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ये और समझाते हुए मैं चल रहा हूं, R2 माइनस R1 वेक्टर। इनिशियल से फाइनल कितना डिस्प्लेस कर गए, ये आगे भी आप जब प्लेन पढ़ेंगे तो वहां इसका इस्तेमाल हो जाएगा बहुत आसानी से। तो इसमें से ये वैल्यू घटा दीजिए, तो लिख दीजिए 9m_i प्लस 2m_j माइनस 8m_k, और घटा मारा हमने -3m_i प्लस 2m_j प्लस 8m_k। अब यहां पर घटा के वैल्यू लिख देते हैं। देखिए 9m_i में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, तो 12m_i। j में 2m_j है और ये -2m_j आएगा तो j शून्य हो जाएगा, 0j। k की बात करते हैं तो ये -8 का और यहां भी -8 तो -16m_k। तो इसका फाइनल वेक्टर आप लिख सकते हैं 2m_i माइनस 16m_k। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेक्टर फॉर्म में ये आंसर हो गया। मैंने आपको एक बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया भी है। यहां ट्रायंगल लॉ भी समझते रहें, क्योंकि ट्रायंगल लॉ जहां भी दो वेक्टर आपको दिखेंगे वहां अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई होना ही होगा, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप पकड़ लीजिए, फिर अगली बातचीत करेंगे। तो ये आपने स्क्रीनशॉट या इसको रोक के जो भी करना है कर लिया होगा। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं, और ये तो देखिए वही सवाल आ गया 3 बार। देखिए मैंने कहा था ना कि पूछा बहुत जाता है, ये हम लोग कर चुके हैं। द वेक्टर, मैं ग्रीन लेता हूं कलर, a प्लस बी आर सच दैट, ये आपको दिखाया था मैंने अभी 10 मिनट पहले करके। ये सिचुएशन अगर है तो हमने ये किया था ना यहाँ कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, और यहां हमने लिखा था a² b² माइनस 2ab cos थीटा। तो यहां से आ गया था, आपको याद होगा 4ab cos थीटा, क्योंकि 4ab हमारा 0 नहीं हो सकता है, इसलिए cos थीटा की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री होनी चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। देखिए 3 बार आया हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आपके सामने फिर आ सकता है। तो ये कहानी बन गई। अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जो समझना बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर को हम तोड़ते कैसे हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा है। हम एडिशन में क्या पढ़े थे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ेंगे तो हमें एक तीसरा वेक्टर आर वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर एडिशन था। अब यहां पर क्या है, 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा पॉलीगन की बात करें तो 3 वेक्टर 4 वेक्टर। इसी तरीके से यहां क्या बोला जाता है कि अगर हमारे पास आर वेक्टर है तो किन्हीं 2 वेक्टर्स में जो तोड़ना है, यानी ऐसे ए तोड़ लो, ए
और बी को मैं यहां नहीं बना रहा हूं, बी इसी तरीके से ऐसे बना देता हूं, डिस्प्लेस तो आप कर ही सकते हैं। तो ए को जो हमने तोड़ा है ए बी में, इसे ही हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो ए, अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में यहां एग्जांपल हमने लिया है कि एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में तोड़ा है। एक ही वेक्टर को आप इनफाइनाइट वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, एक वेक्टर को 3 कंपोनेंट ले सकते हैं, एक के 4 ले सकते हैं, 4 भागों में तोड़ सकते हैं, इनका रिजल्टेंट वही वेक्टर आ रहा हो, रिजल्टेंट वाला। ऐसे ही आप 400 वेक्टर में तोड़ सकते हैं, 4000 और 4 अरब खरब मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। हाँ, उनका रिजल्टेंट हमारा ओरिजिनल वेक्टर आना चाहिए, इसे ही हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना। बहुत ही सरल सी बात है, कोई इसमें कहीं नहीं आपको दिक्कत आएगी, बस मेरे साथ जमे रहिए। अब इसमें एक कानून और निकाला जाता है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहला वाला क्या था कि भाई किसी भी वेक्टर को इन्हीं कंपोनेंट्स में तोड़ दीजिए, जैसे हमने यहां तोड़ दिया, देखिए ये ए आर को ए और बी में तोड़ दिया, ए बी का रिजल्टेंट आर है, तो आर ब्रेक हो गया, 2 में रिजॉल्व हो गया। अब यहां पर जब हम तोड़ाई करते हैं आर को, तो जो हम तोड़ेंगे, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर 2 वेक्टर्स में तोड़ रहे हैं, आप तोड़ कितने भी वेक्टर में सकते हैं, लेकिन 2 वेक्टर की बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो मान लीजिए आर वेक्टर को हमने तोड़ा, तो एक वेक्टर हमने अगर ए लिया है, तो बी वेक्टर जो होगा वो इस ए वाले से 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो हम इसको बोल देते हैं ए एंड बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इसी तरह अगर आर वेक्टर स्पेस में है, तो हम 3 वेक्टर में तोड़ लें, सपोज करिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो 3 वेक्टर का तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए उसको भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो समझ गए होंगे, अगर ए बी के बीच में 90 एंगल ना बनता तो केवल ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ना कहलाते। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाने का मतलब ए बी के बीच 90 डिग्री का एंगल है। अब यहां पर आ जाएगी अगली चीज पर। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, अगर यहां देखिए, ये रेड कलर की जगह यही यूज करते हैं। ये मान लीजिए आर वेक्टर है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। ये अगर आर वेक्टर है, उसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहे हैं, तो इस आर का कंपोनेंट सपोज करिए एक्स डायरेक्शन में आर एक्स है, और वाई डायरेक्शन में इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर वाई है, और आर एक्स और आर वाई के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 90 डिग्री सपोज करिए। तो हम लोग आर एक्स को क्या लिख देते हैं, ये जो आर एक्स लिखा हुआ ध्यान से देखिए, लिख देंगे यहां आर कॉस एल्फा, या भाई कॉस एल्फा समझ रहे हैं ना, ये निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप इतना लगा पाए, लगा 10th में पढ़ाई है इतना, यही लिख देता हूं। यहां पर जैसे कॉस एल्फा लिखोगे दिस एंगल, तो बेस हो जाएगा ये ओ आर याला, यानी आर एक्स, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड। तो आर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, आर कॉस एल्फा। तो जब भी हमको ये लेना होगा तो आर कॉस एल्फा लिख देंगे, और इसको अगर मैं बीटा के टर्म्स में लिखूं तो आर साइन बीटा भी लिखा जा सकता है। बीटा एंगल किससे है, आर वाई डायरेक्शन से है। और इसी तरीके से आर वाई का जिक्र करूं अगर मैं, तो आर वाई की बात करूं तो आर कॉस बीटा, या फिर आर साइन अल्फा भी लिखा जा सकता है समझाने के लिए आपको। और आप सरल भाषा में जिसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो बताता हूं, जिससे कॉम्प्लिकेशन नजर ना आए। अगर आप आर एक वेक्टर लेके बैठे हैं और थीटा एंगल बना है, तो चुपचाप हम इसको क्या ले लेते हैं, आर कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को आर साइन थीटा लिख देते हैं। ये ज्यादा प्रचलन में रहता है, लेने को तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इस तरीके से काम कर लेते हैं। और मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है, आर वेक्टर है, ए वाला कंपोनेंट हमने थीटा ले लिया, तो इसको, ये आर है तो इसको लिख देना आर कॉस थीटा, और इसको लिख देना आर साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री पर दोनों कंपोनेंट हैं, बात खत्म हो जाएगी। और आर लिखने की बात जब आए
तो आर को वेक्टर को एक्स कंपोनेंट वाला आई कैप से मल्टीप्लाई और वाई कंपोनेंट को जे कैप से मल्टीप्लाई, ये वेक्टर निकल आया। ये 2D में वेक्टर है, स्पेस में होगा तो के कैप भी आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आपको आई होगी, इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है जो थोड़ा दिमाग पे जोर देती है आपको, ये जो कंपोनेंट्स हम कर रहे हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, ये जो हमने बताया ये तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा अगर हमें वास्ता पड़ जाए कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल ना बनाए, तो कुछ एंगल बना रहे होंगे रिजल्टेंट से। जैसे यहां पर इस आर से एक कंपोनेंट ले रहे हैं अल्फा डिग्री पर आर एक्स, और इस आर से बीटा डिग्री पर आर वाई ले रहे हैं, तो ये आर एक्स और आर वाई कैसे निकालें? ठीक, तो इसके लिए मैं आपको सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं, निकाला साइन रूल से है, तो वो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो आप याद रखने की आवश्यकता नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग देखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। तो ये आर एक्स की सिचुएशन क्या होगी? देखिए आर एक्स की सिचुएशन है आर साइन बीटा, इस एंगल को छोड़ के उल्टा वाला, आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और आर वाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये एंगल ऊपर रहेगा तो आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां पर ये दोनों जो कंपोनेंट हैं आर एक्स एंड आर वाई, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर नहीं है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। जब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, मतलब आर से अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाए सपोज, तो ये आर एक्स और आर वाई, तो मैंने आपको बताया था अगर ये अल्फा लिखा है, ये आर है, तो ये आर कॉस अल्फा हो जाएगा और ये आर साइन अल्फा हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ये रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और ये नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, नॉन रेक्टेंगुलर, ये इसलिए याद रखिए कि जिससे कहीं भी कुछ आए तो आप निकट सके। तो आर एक्स निकालना तो आर साइन बीटा, और आर एक्स निकाल रहे हैं तो साइन बीटा उसके अपोजिट वाला एंगल आया। आर एक्स ये था, उससे जुड़ा एंगल अल्फा था, नहीं लेना है। आर साइन बीटा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर ये आर वाई निकालने हैं तो आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये पूरी बात क्लियर हो जाती है। और यहां पर अगर एंगल निकालना पड़ जाए टेन अल्फा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, इसी में कि आर की डायरेक्शन बताओ, तो हम क्या करते हैं आर वाई अपॉन आर एक्स लिख देते हैं। ये कंपोनेंट ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, तो आर वाई अपॉन आर एक्स, आर वाई अपॉन आर एक्स, इस तरह से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी निकाला जा सकता है। एक कदम और आगे चलते हैं समझते हुए। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में क्या होगा, इसी आर के, अगर ये मैंने एक आर खींचा, ये सपोज करिए आर है, तो इसके 3 कंपोनेंट ले लीजिए। एक एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। तो एक्स की डायरेक्शन में मान लीजिए आर एक्स आया है, वाई की डायरेक्शन में आर वाई है, और जेड की डायरेक्शन में आर जेड है। और ये जो एंगल बना रहे हैं, यानी कि रिजल्टेंट जो था आर, जिस वेक्टर का कंपोनेंट कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से बीटा बना रहा है, और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तो उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहले तो मैग्नीट्यूड क्या रहा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और आर जेड का स्क्वायर। अगर वेक्टर लिखना हो आर वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप और आर जेड के कैप। ये वेक्टर है, देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड आर लिखा है ना, ये बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इस कंपोनेंट का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर, आर जेड का स्क्वायर, और काम आपका बन गया। अब यहां पर अगर मैं अल्फा बीटा गामा, ये जो अल्फा एंगल्स है, उसकी बात करूं कि कितना कितना आएगा, तो यहां पर ही समझे तो अल्फा को हम लोग लिख लेते हैं कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस अल्फा के बराबर आएगा, इसको याद कर लें, आर एक्स अपॉन आर। ये क्या है, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। इसी तरीके से बीटा जो है विथ वाई एक्सिस है, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स आर वाई अपॉन आर, ये वाई विथ वाई एक्सिस है। और जेड एक्सिस की बात करेंगे गामा की, तो कॉस इनवर्स आर जेड अपॉन आर विथ
जेड एक्सेस। ये कहानी, ये एंगल्स निकाला है अल्फा बीटा गामा, ये वो एंगल्स हैं जो वेक्टर था उसके उससे उसके कंपोनेंट जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कितना कितना एंगल बन रहा है, ये बात यहां क्लियर हो जाती है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने तीनों लिख दिया था, ये वही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको अल्फा बीटा गामा दिखाया है। अब ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। वही मैं आपको बता रहा था कि एक वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए एक्स की डायरेक्शन में आप कोई 10i वेक्टर पकड़ें, तो 10i को 10 बार लिख दो आई तो भी 10i कैप आ जाएगा, ये है ना 10 टाइम्स। या इसको आधा आधा करके 20 बार लिख दो तो भी आई कैप 10i कैप आ जाएगा। इसी तरह आप कितनी बार भी एक वेक्टर के कितने भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। ये क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं, ए वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस। ए वेक्टर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेस होता है, एक्सेस किधर भी ले लें, और लेकिन इनके जो कंपोनेंट होते हैं जो आर एक्स आर वाई ले रहे हैं वो डिपेंड करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस पर। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। यानी कोई वेक्टर अगर यहां पर बनाया है, मैं इसका कंपोनेंट लेना चाहूं इससे 90 डिग्री पर, तो इसका कंपोनेंट हमें जीरो मिलेगा। ये जो कंपोनेंट है इन 90 डिग्री, दिस विल बी जीरो। तो एक वेक्टर का अपने से 90 डिग्री की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा शून्य होता है। ऐसे वेक्टर हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो वर्टिकली उसका क्या कंपोनेंट आएगा, शून्य आएगा। ठीक, अब एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं बेटा। ए वेक्टर इज गिवन बाई ए, ये एक वेक्टर है। दिस वेक्टर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए भी निकालना है, और एंगल्स मेड बाई ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। तीन चीज निकालनी है। एक तो ए का मैग्नीट्यूड, ये रहा ए का मैग्नीट्यूड कितना, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 5√2। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। फिर यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्या हो जाएगा, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये वेक्टर लिखा हुआ 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई 5√2। ये हो गया यूनिट वेक्टर, वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। बात समझ में आ गई। ए कैप लिखने का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर का। अब ये तीसरी बात कर रहा है कि एंगल्स जो बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस से, एक्स वाई जेड एक्सेस से, वो कितना कितना है। तो हमने ये देखा था कि जो कॉस अल्फा था एंगल विथ एक्स एक्सेस। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी, ए एक्स अपॉन टोटल रिजल्टेंट, यानी ए का मैग्नीट्यूड। बात पकड़ में आई होगी। तो ए एक्स कितना है, ए एक्स है यहां पे 3, और ए कितना है 5√2। तो अल्फा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 3/5√2। ये क्या, एंगल विथ एक्स एक्सेस। इसी तरह वाई एक्सेस के लिए कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए वाई कितना है 4 है, और ये 5√2 है। तो ये बीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस इनवर्स 4/5√2। ये क्या है, विथ वाई, एंगल विथ वाई एक्सेस। और इसी तरीके से आप जेड एक्सेस पे जाएंगे तो कॉस गामा ए जेड अपॉन ए जेड कंपोनेंट है यहां पर 5/5√2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2, यानी यहां लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2, और 1/√2 हम जानते हैं π/4 होता है। तो ये आपके आंसर्स आ गए।
2 के आंसर ये, तीसरा π/4 मिल गया था तो π/4 हम लोगों ने पकड़ लिया। इस तरीके से इस बात को कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं जैसे पूरी बात आपकी समझ में आ जाए। देखिए, रिजॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन in two direction which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 डिग्री। तो यहां पर एक स्लोप लेते हैं तो 30 डिग्री पर है। मैं ऐसे फिगर बना देता हूं क्योंकि ऐसी फिगर कई बार 11th क्लास में आपने देखी होगी। 30 डिग्री पर स्लोप है और यहां एक वेक्टर है वेट। तो वेट यहां पर सपोज करते हैं, ये वेट तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। दिस इज W, ये वेट काम कर रहा है। आपको ये मालूम है कि इससे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है हमको, ये देखिए इससे, और एक पैरेलल टू द कंपोनेंट लेना है। ये दो कंपोनेंट में इस W को रिजॉल्व करना है। तो इसको आप W परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसको W पैरेलल कह सकते हैं। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसको नीचे तक ले आए। दिस इज 90, 30 तो ये 60, ये पूरा 90 है तो 60 है तो 30 बचा। ये आपने पहले से कर रखा, कोई दिक्कत नहीं। इस W की वैल्यू 10 न्यूटन थी। तो आप जब भी परपेंडिकुलर वाले का कंपोनेंट लेंगे तो W cos 30 डिग्री लेंगे। ये है ना, ये है तो इससे जुड़ा वाला एंगल है तो ये W cos 30। तो ये वैल्यू हो गई 10√3/2 विच इज इक्वल टू 5√3 न्यूटन। और दूसरी पैरेलल की बात करें तो W sin 30 डिग्री और ये वैल्यू हो जाएगी 10 × हाफ और ये रहा 5 न्यूटन। इस तरीके से देखिए पैरेलल और परपेंडिकुलर की जो कहानी थी वो आपके सामने आ गई है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपको आना चाहिए क्योंकि अगर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या किया हमने, y को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ा है। रेक्टेंगुलर का मतलब एक अगर y परपेंडिकुलर लिया तो इसी के दूसरा वाला 90 बनाया है, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले। इस तरीके से सवाल में हटता हूं, नोट कीजिए। अगला एक और सवाल इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आइए तो अगला सवाल देखते हैं जिससे कि पूरी क्लैरिटी आपको जबरदस्त मिले। यहां पर है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये यहां पर कई फोर्सेस हैं जो आपको ध्यान दिलवा दूं। 4 फोर्स हैं। एक देखिए 5 न्यूटन का इधर है, 10 न्यूटन का इधर है, 3 न्यूटन का इधर है, 8 न्यूटन का इधर है। और कह रहा है कि रिजल्टेंट, तो इसको हम इनको कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको जोड़कर इसका आंसर निकाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 5 वाला न्यूटन का फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट लेते हैं। एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये 8 न्यूटन तो लग ही रहा था इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में। ये वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देखिएगा, 5 cos 37 डिग्री। 5 लिखा और 37 डिग्री याद भी कर लीजिए, 4/5 होती है 4/5। कहां लिखा है, ये 4/5। तो 4/5 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया एंड दिस इज 4 न्यूटन। ये क्या है, 5 न्यूटन का कंपोनेंट। जब 5 को किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर देते हैं उसके कंपोनेंट में, तो उस वेक्टर को 5 न्यूटन को भूल जाते हैं फिर, क्योंकि उसके कंपोनेंट ले लिए उसी को देखते हैं। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 sin 37 डिग्री। तो वैल्यू हो गई 5 और 37 डिग्री का मतलब है 3/5। तो ये वैल्यू हो गई 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, और ये भूल गए अब। इसी तरह 10 न्यूटन का खेल समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट हम इधर ले रहे हैं, जो कितना हो जाएगा 10 × cos 53 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, तो ये वैल्यू हो गई 10 और 53 कितना हो गया, कहां गया, 3/5। कहां गया, हाँ 3/5। तो वैल्यू हो गई 6 न्यूटन। और इसका दूसरा कंपोनेंट इस दिशा में जाएगा, तो यहां पर जगह कम है तो मैं यहां कहीं लिख रहा हूं, विच इज 10 sin 53 डिग्री। sin 53 कितनी, 4/5। तो 10 × 4/5
5 2 जा 10 यानी 8 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में कितना आया है इसका 8 न्यूटन बात, और ये 6 न्यूटन आपने देखा इधर से आ गया। अब आपको x और y एक्सिस की तरफ हम वैल्यू जोड़ देते हैं। तो देखिए fx की तरफ कौन कौन से x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो 8 न्यूटन लग रहा था पहले से, उसके बाद ये एक और फोर्स लग गया 4 न्यूटन, और x की डायरेक्शन में उल्टी दिशा में 6 न्यूटन, तो -6। इधर वाले इधर जोड़ दिए, ये उल्टा था तो माइनस वाला घट गया। अब ये वैल्यू कितनी बची, 12 में से 6 गए 6 न्यूटन fx की डायरेक्शन में। fy की डायरेक्शन में टोटल फोर्स ले लो, ऊपर लगने वाले फोर्स ये देखिए 8 न्यूटन और 3 न्यूटन, इसको तो जोड़ो तो 8 + 3, और ये 3 न्यूटन नीचे लग रहा है तो -3, तो वैल्यू कितनी हो गई 8 न्यूटन। यानी सबको जब आप रिजॉल्व किए हैं तो fx की डायरेक्शन में नेट फोर्स मिला है 6 न्यूटन और y की डायरेक्शन में नेट फोर्स मिला है 8 न्यूटन। अब इसका आप रिजल्टेंट निकाल, दोनों रेक्टेंगुलर पार्ट है तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, √fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, मतलब ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 न्यूटन आंसर आ गया। तो आपका ये जो आंसर है इन सबका रिजल्टेंट कितना है 10 न्यूटन। ऐसे कई जगह आपको फिजिक्स में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कराया। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट आया है इसका डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए हम करते हैं tan थीटा fy अपॉन fx। fy कितना है 8 अपॉन 6, तो 8 अपॉन 6 हो गया 4/3, तो ये वैल्यू हो गई tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, और आप निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा क्या, कितना 53 डिग्री। ये आंसर आ गया। ये देखिए tan 4/3 आ रहा है, अगर आप 53 वाले को पकड़ लें तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो यहां पर 4/3 आ जाएगा। तो ये जो सवाल है ये आपको आना चाहिए। मैं इसीलिए पूरी बात कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा शहर में हो गांव में अगर सीखना चाहता है फिजिक्स, थोड़ा सा समय देगा सरल भाषा में सीख पाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था जो आपकी समझ में आना चाहिए था। चल ये नोट कर लीजिए, और वरना तो मैं दूंगा ही आपको टेलीग्राम चैनल पर, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। आगे चलते हैं कदम और यहाँ बातों को सीखते हैं। क्या है ये, देखिए पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सेस जैसे बनी हुई है, तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए P, अगर हम ओरिजिन से P तक कोई वेक्टर बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का जो टेल है वो हमेशा ओरिजिन पे रहता है और उसका हेड उस पॉइंट पे रहता है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स P के x y z हैं तो OP जो पोजीशन वेक्टर होगा ये, या इसको शॉर्ट में R वेक्टर भी कई लोग बोल देते हैं, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, x I कैप प्लस y j कैप और z k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हमेशा पोजीशन वेक्टर O से शुरू होगा, इसका टेल ओरिजिन पर होगा और हेड इसका उस पॉइंट पर होगा जहां का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी मैंने दिखाया था, आपको बता चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सवाल के अंतर्गत वही है, मतलब अगर कोई एक्सेस हैं, एक जगह आप P पॉइंट पर हैं जिसका R1 वेक्टर है, कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए x1 y1 और z1, और थोड़ी देर बाद R2 वेक्टर पे आ गए जो Q पॉइंट पर हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल टू फाइनल, इसे हम डेल्टा आर वेक्टर कहते हैं। और हमने निकाला था अभी इसी लेक्चर में कि ट्रायंगल लॉ से डेल्टा आर की वैल्यू R2 माइनस R1 होती है, R फाइनल पोजीशन माइनस R इनिशियल पोजीशन। और जब इन दो वेक्टर को घटाएंगे, क्योंकि आप ये जो R1 लिखेंगे, इस R1 को आप ऐसे लिखे, मैं समझा रहा हूं जिससे कभी गलती ना हो। I1 क्या लिया मैंने, Y1, तो ये Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, और इसी तरह R2 लेंगे
तो x2 i कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। जब घटाने की बारी होगी r2 माइनस r1, इसमें से ये घटा रहे हैं, तो जब आप घटाओगे, मैं यहां लिख रहा हूं x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, और फिर रहा z2 माइनस z1 k। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको ध्यान रखिए, आगे इसका काम पड़ता है काफी, तो इन बातों से आप पूरा सीख पाएंगे। और मैं आपको काफी हद तक इसके पीछे का लॉजिक भी बता रहा हूं, जिससे क्लैरिटी आपको बढ़ेगी, तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे, जो आप समझ पाएंगे। तो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर लिखा है पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट दिस वन, ये इनिशियल हो गया पॉइंट r इनिशियल, टू द पॉइंट r फाइनल, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता था, अभी हम लोगों ने देखा था, r फाइनल माइनस r इनिशियल है। तो ri में कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना, ri में, तो कैसे लिखते हैं? 1 लिखा है तो 1 इंटू आई कैप, फिर 2 इंटू जे कैप, प्लस 3 इंटू के कैप, फिर आर फाइनल बी पॉइंट, उसमें लिखा 4 इंटू आई कैप, 6 इंटू जे कैप, प्लस 9 इंटू के कैप। ये हो गया। अब इसमें से ये घटा दीजिए आप, तो यहां पर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस, अच्छा R2 माइनस R1 था, उल्टा लिख गया मैं, तो RF का मतलब हो गया 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप माइनस i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, बराबर है। बात समझ में आई होगी आपको। अब ये आप इसमें से घटा के लिख दीजिए। तो ये आपने घटाया तो ये वैल्यू आ जाएगी 3i, 4 में से 1 गया, 6 में से 2 गया 4, और फिर अंत में बचा 9 में से 6 गया 3। ठीक। और इसको आप इतना ना, ये तो समझाने के लिए लिखा है, वरना आपने क्या पकड़ रखा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर निकालना हो तो आप इसको x2 माइनस x1 का i कैप, y2 माइनस y1 का j कैप, और z2 माइनस z1 का k कैप। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं घटा के, x2 माइनस x1, 4 में से 1 गया 3, तो 3i कैप, y2 माइनस y1, 6 में से 2 गया 4, फिर z2 9 में से 3 गया 6, आंसर आ गया। तो ये आपको समझाया भी, और ये स्पीडी तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, तुरंत निकाला जा सकता है। ठीक, बड़े आसानी से काम हो जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। एक क्वेश्चन है 2001 में पूछा गया, यहां पर देखिए लिखा है मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, और मॉडुलस ऑफ a प्लस बी आया है। ये तभी हो सकता है जब एक ही डायरेक्शन में मामला हो, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ गई है a प्लस बी की, है ना, a में पूरा पूरा b जुड़ गया है। तो ये कब होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, जब इफ दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तो आंसर आ जाएगा सी। ये हमारे ख्याल से आप इसमें समझ पाए होंगे। अगला सवाल ले लेते हैं जो आपको दिख गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये भी सवाल आपके आया, इसको भी कर लेते हैं जब इतना पढ़ा है तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3, 4 और 5 यूनिट्स। ये मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं। मैग्नीट्यूड्स का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी का है 4 और सी का है 5। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहां पर हमको दे रखा है ए प्लस बी बराबर सी है, तो दोनों तरफ इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं अगर ये दिया है। अगर ये वेक्टर इस तरीके का रूल फॉलो कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो मैं यहां पर इनके मैग्नीट्यूड को भी सेम कर देता हूं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकलने का तरीका क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिखते हम लोग चले आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैल्यू कितनी हो गई इसका मैग्नीट्यूड, तो ये रहा आपका अंडर रूट सी स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए आप, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये मिला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट हट गया, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये सी मिल गया था, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो आ जाएगा सी का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर का मतलब ए है, इसी तरह ये बी का मतलब बी है, वो सी है। तो 3 का स्क्वायर, बी का मतलब 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, सी है 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 9 और 4 16, और ये 2ab की वैल्यू आ गई 12 दुआई 24 कॉस थीटा बराबर 25, ये भी 25 ये भी 25, तो आ गया 24 कॉस थीटा बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा बराबर 0, तो मतलब लिख देते हैं एक बार और, कॉस थीटा बराबर 0, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आंसर रहा ए, आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से किया है, देखिए मैं दिखा भी देता हूं, और आपको इससे काफी स्ट्रांग सपोर्ट मिल सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए कैसे किया है, देखिए आपको दिखाया, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, बहुत ही आराम से। नीट में जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स में, वो क्वेश्चंस आसान आते हैं, बस आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़ी सी आप बातचीत कर लें। इंजीनियरिंग में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे नहीं लगाने होते हैं, डीपली बहुत चले जा रहे हैं, नहीं, आराम से पढ़िए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन अच्छा रखिए और चीजों को लगा लीजिए। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। पार्ट 1 में मैंने काफी चीजें कवर कर दी हैं, अब सेकेंड पार्ट जब इसका आएगा तो उसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग डील कर लेंगे, तो पूरा वेक्टर आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।